हेलो एवरीवन, आई एम मोहित सबरवाल, योर मैथमेटिक्स मेंटर। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है रियल नंबर। नाम रियल नंबर है, पर ऐसा नहीं है कि ये नाम आपने पहली बार सुना है। रियल नंबर ये बड़ा कॉमन नेम है मैथमेटिक्स में। आप 7th 8th 9th सब में रियल नंबर के बारे में बहुत कुछ पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। और इस चैप्टर के बारे में बताना चाहूंगा आपको कि ये चैप्टर 1 है, और सबको सोच के लग रहा होगा कि ये चैप्टर 1 होने के बाद भी हम 7-8 चैप्टर के बाद क्यों पढ़ा रहे हैं। चैप्टर 1 तो सबसे पहले होना चाहिए। बहुत सारे स्कूल्स में, कोचिंग्स में टीचर्स इस चैप्टर को सबसे पहले पढ़ा देते हैं, बट आई ऑलवेज सेड कि हर टीचर की अपनी एक प्लानिंग होती है, अपनी एक अंडरस्टैंडिंग होती है विद आवर स्टूडेंट्स, जो उसकी अकॉर्डिंग ही काम करता है। हम ये चैप्टर इसलिए पहले नहीं पढ़ाते हैं बच्चों, क्योंकि इस चैप्टर में थोड़ा सा थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आती है और स्टार्टिंग आपकी बहुत अच्छी नहीं हो पाती है। That's why we always start second chapter polynomial and then after that linear and then other chapters, right students? So but at times chapter में वेटेज है 7-8 नंबर का, एग्जाम में पूछा जाता है, तो हमें करना तो है ही है। और अब हम बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ भी चुके हैं, आपकी हमारी बॉन्डिंग अच्छी हो गई है, आप हमारी हर बात समझते हैं इजीली, हम भी आपकी सारी बात समझते हैं। सो आई थिंक नाउ इट्स इजी टू अंडरस्टैंड, राइट स्टूडेंट्स? तो पहले मैं आपको इसकी समरी देना चाहता हूं, जो शायद रेयरली आपको किसी टीचर ने दी होगी, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि इस चैप्टर में है क्या। वैसे इट्स इन माय हैबिट, आपने देखा होगा कि मैं कोई भी चैप्टर स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहले क्या करता हूं, आपको पूरे चैप्टर से मिलवा देता हूं कि इस चैप्टर में आपको इससे मिलना है, इससे मिलना है, इससे मिलना है, इससे मिलना है, जिससे कि आपको सारी बातें पहले दिन दिमाग में आ जाएं कि हाँ, मुझे इस चैप्टर में कितने टॉपिक पढ़ने हैं, 1 2 3 4। कहां से पढ़ने हैं? RD शर्मा से। गेटिंग माय पॉइंट? सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब सबसे पहला टॉपिक क्या है इस चैप्टर का? नाम तो शायद सुना ही होगा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। UDL के नाम से हम इसे बोलते हैं। इस UDL में क्या होता है, आपको एक वो पुराना कॉन्सेप्ट याद होगा, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो उसी को हम लिखते हैं जब A इक्वल्स टू BQ प्लस R, और यहां पर बच्चों एक कंडीशन लगा देते हैं हम ये वाली, तो R यहां पे रिमाइंडर है और B क्या है? क्वोशिएंट। तो ये हो जाता है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है बच्चों। ये बात समझ में आ रही है आप सबके? किसी को कोई डाउट? बोलिए बच्चों। तो ये हमारा है यूक्लिड्स डिवीजन, है बेटा? दिस इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब इस चैप्टर में हमें क्या करना होगा, मतलब इस टॉपिक में हमें क्या करना होगा, मैं आपको बताता हूं। इस टॉपिक में आपको कुछ ऐसा करना है जिसमें आपको प्रूव करना होगा कि अगर यहां पर 2 आ जाता है तो इसके जो भी पॉसिबिलिटीज होंगे वो आपको शो करने होंगे। 3 आ जाता है तो उसकी पॉसिबिलिटीज शो करनी होंगी। 5 आ जाता है तो उसकी पॉसिबिलिटीज शो करनी होगी बाय पुटिंग द वैल्यू बी की जो वैल्यूज हो सकती हैं रिमाइंडर के लिए, वो आपको सारी यहां पर पुट करके देखनी पड़ती है। कभी ये इस नंबर का स्क्वायर करा देते हैं, कभी ये इस नंबर का क्यूब करा देते हैं। तो बच्चों इन शॉर्ट बताना चाहूंगा कि ये टॉपिक थोड़ा सा गोल है, जिसको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, एंड थोड़ा सा थियोरेटिकल फॉर्म में। ये भी मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको एक फॉर्मूला दे दिया, आपने वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया, यूनिट लिख दी, काम खत्म हो गया, जस्ट लाइक अदर चैप्टर्स, ठीक है। बट इसमें थ्योरी लिखनी पड़ेगी, 5-6-7 लाइंस लिखनी पड़ेंगी, तब जाके आप इसको एक्सप्लेन कर पाओगे। फिर जी क्वेश्चन ये उठता है कि हमने ये क्यों पढ़ा, व्हाई वी आर स्टडीइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये हमने इसलिए पढ़ा बच्चों क्योंकि कुछ हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें इसका यूज करना होता है, और वहां पर हम हेल्प लेते हैं किसकी? HCF एंड LCM की। ये दोनों नाम भी आपके लिए पुराने हैं, HCF को भी जानते हो, LCM को भी जानते हो। HCF में रिजल्ट हमेशा छोटे आते हैं और LCM में रिजल्ट हमेशा बड़े आते हैं। कहीं पर अगर हमें कोई चीज छोटे में रिक्वायर्ड है, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और हमें उन्हें क्या करना है, एक रो में अरेंज करना है, बट हम ये चाहते हैं कि एक रो में मैक्सिमम स्टूडेंट्स आ जाएं, रोज कम हो। सो इन दैट केस वी कैलकुलेट HCF। कभी कभी क्या होता है कि क्वांटिटी हमारी ज्यादा हो जाती है, हमें पता है कि ये चीज ज्यादा रिजल्ट देगी, तो वहां पर हम क्या अप्लाई करते हैं? LCM। तो ये थोड़ा सा पढ़ के समझ के करने वाले क्वेश्चन हैं। कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, कोई पर्टिकुलर थ्योरी नहीं है कि आपने HCF के लिए एक फॉर्मूला बना दिया या LCM के लिए एक फॉर्मूला बना दिया, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ पढ़ना पड़ता है और सोच के करना पड़ता है। और जिन स्टूडेंट्स ने कर लिया होगा, आई एम 100% श्योर दैट दे आर नॉट एट ऑल कॉन्फिडेंट इन डूइंग HCF एंड LCM, बिकॉज दिस इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड टू जज
कि व्हाट वी हैव टू डू एचसीएफ और एलसीएम। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? आफ्टर दिस टॉपिक हमारा जो सेकंड टॉपिक है चैप्टर में उसका नाम है द फंडामेंटल थ्योरम। टीएच मीन्स थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अगेन इन दिस टॉपिक वी हैव टू फाइंड आउट द एचसीएफ एंड एलसीएम बाय डिफरेंट वे। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें एक कॉन्सेप्ट चलता है कि अगर आपका कोई भी नंबर है, राइट, जैसे सपोज करिए इफ यू हैव 12, तो उसके जो भी प्राइम फैक्टर्स होंगे वो यूनिक होंगे। इट इज वेरी कॉमन थिंग। मतलब इस चैप्टर में बेसिकली वो सारी चीजें आपको बताई जाती हैं जो आपको ऑलरेडी पता है, वो आपने अलग तरीके से पढ़ी हैं, बट यहां पर उनको आपको बड़े ही सिस्टमैटिक वे में सजा सजा के रखना है टीचर के आगे, राइट स्टूडेंट्स? तो थोड़ा सा आपको समझ में आ ही रहा होगा कि क्या करना है। यहां पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में यूनिकनेस बताई जाती है प्राइम फैक्टर्स की, ठीक है? जैसे 12 का हो गया 2, 2, 3, इस तरीके से आपको यूनिकनेस बतानी पड़ती है। और उसमें भी आपको मेजरली क्या फाइंड आउट करना होता है, एचसीएफ एंड एलसीएम। कुछ 2-4 चीजें और हैं इसमें अदर देन एचसीएफ एलसीएम, वो भी हम डिस्कस करेंगे व्हेन वी विल कंप्लीटली डू दिस टॉपिक। आफ्टर दिस टॉपिक द थर्ड टॉपिक इज बच्चों प्रूविंग इरेशनैलिटी ऑफ नंबर्स। अब ये कुछ ऐसा है टॉपिक जो आपको थोड़ी बहुत 9th की याद दिला देगा। जिन स्टूडेंट्स ने 9th हमसे पढ़ा है या आरडी शर्मा से पढ़ा है, कुछ स्टूडेंट्स ने 9th में एनसीईआरटी यूज करी होगी आई बिलीव, और कुछ ने और कोई बुक यूज करी होगी, बट जिन्होंने आरडी शर्मा से इरेशनैलिटी नंबर पढ़ा है दे बेटर नो हाउ टू डू दिस टॉपिक, ठीक है? और इसमें कुछ चेंजेस आए हैं 10th क्लास के हिसाब से, वो भी हम आपको बताएंगे, सो यू कैन इजिली डू दिस टॉपिक, राइट? एंड देन आफ्टर दैट इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक। नाम पढ़िए क्या है इसका, डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस। डेसिमल एक्सपेंशंस, रिमेंबर डेसिमल एक्सपेंशंस करने का मतलब क्या है, किसी को भी प्रॉपर्ली डिवाइड करना ऑफ रैशनल नंबर्स। मतलब यहां पे प्योरली बात किसकी की जाएगी, रैशनल नंबर्स की। सो देखो बच्चों, अब यहां पर क्या है, रैशनल नंबर, यहां पर क्या है, रैशनल नंबर। तो ये रैशनल और इरेशनल को मिला के क्या बोला जाता है, हम सबको मालूम है, इनको बोला जाता है रियल नंबर। तो एक तो हमारे चैप्टर के 2 पार्ट्स हो गए रियल नंबर के। इन दोनों पार्ट्स में हमें सिर्फ थ्योरेटिकल डिस्कशन करना है और क्वेश्चंस को पढ़ के, वर्ड प्रॉब्लम्स को पढ़ के एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों? अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस क्वेश्चंस तो हम आपको बहुत सारे कराएंगे, सारे टॉपिक्स पढ़ाएंगे, बट कुछ क्वेश्चंस बोलेंगे ना आपसे, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये करके चले जाओ, ये एग्जाम में जरूर आने वाले हैं, तो आप देख लीजिएगा, वही क्वेश्चंस आएंगे। 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा मैं आपको, इसके आप करोगे, सारा का सारा पेपर उसी में से आ जाएगा, ठीक है? बहुत टाइम से पढ़ा रहे हैं, हमें मालूम है कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में दिए जाते हैं। अब सुनो नेक्स्ट थिंग, ये तो पता लग गया कि चैप्टर में क्या है, कैसे करना है, क्या करना है, सारी बातें पता लग गई। अब करना कैसे है, देखो भाई, सबका अपना अपना तरीका है। मैंने आपको पहले ये बात बोली कि ऐसा नहीं है कि मैं अगर हर चैप्टर स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूं तो ये चैप्टर भी स्टार्टिंग से करूंगा। मैंने आपको एक बात ये बताई कि कोई भी चीज यहां पे किसी से कनेक्टेड नहीं है। इरेशनल नंबर is different, rational number is different, fundamental theorem of arithmetic and Euclid's division lemma all are different to each other. So it's in my hand completely that I start chapter from starting or from end, right? मेरे हिसाब से 99% टीचर्स ने चैप्टर स्टार्टिंग से ही स्टार्ट किया होगा, राइट? बट आई एम द एक्सेप्शनल 1%, मैं ही हूं 1% एक्सेप्शनल जो ये चैप्टर कहां से स्टार्ट करता है, बैक से, मतलब एंड से स्टार्ट करूंगा मैं ये चैप्टर, फिर आपको ये टॉपिक कराऊंगा, फिर ये कराऊंगा, फिर ये कराऊंगा, और उसके बाद आप कहोगे हाँ सर चैप्टर समझ में आ गया है अब, ठीक है? क्योंकि स्टार्टिंग शुड बी ऑलवेज गुड, इट्स इन माई नेचर। हमेशा अगर आपकी स्टार्टिंग अच्छी होगी तो एंड आप एक्सपेक्ट मत करो, वो अच्छा हो जाता है, ठीक है? चलिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द एंड ऑफ द टॉपिक। अच्छा, मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा, डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ द एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा 1/8 मुझे बताना है, या मैंने लिखा 25/100 मुझे रिजल्ट बताना है, ठीक है? या मैंने लिखा 1/35 मुझे रिजल्ट बताना है। तो बेसिकली हमें इस पर स्टडी करनी है कि किस केस में हमारा डेसिमल एक्सपेंशन इजिली आ जाएगा और किस केस में हमारा डेसिमल एक्सपेंशन इजिली नहीं आ पाएगा, ठीक है बच्चों? सी ऑल आर रेडी? You all are ready बच्चों? Is any doubt? देखिए बच्चों, यहां पे ये वाला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं।
बेटा सबसे पहले आपको यह पता होना बहुत जरूरी है कि आपका जो रैशनल नंबर है ये हमेशा किसकी फॉर्म में होता है बेटा? रैशनल नंबर इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ठीक है बच्चों, और जब कभी भी आप किसी भी चीज को डिवाइड करते हो तो हमेशा ये देखना पड़ता है आपको कि क्यू वहां पर क्या होगा। ठीक है, तो क्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपको यहां पे ये देखना, अच्छा क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ये बात आपको 9th में भी बताई गई थी कि Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, कभी भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि Q किस किस कंडीशन में हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल प्रोवाइड करेगा। आप सबको याद होगा कि रैशनल नंबर में दो चीजें होती थी, एक फ्रैक्शन, सबको याद करा रहा हूं मैं पुरानी बातें, और एक होता था डेसिमल्स, राइट। और डेसिमल में दो चीजें होती थी, एक होता था टर्मिनेटिंग और एक होता था रिकरिंग। याद है बच्चों, वो बार वाले क्वेश्चंस होते थे, 0.3 के ऊपर बार, 27 के ऊपर बार, स्टार्टिंग में आपने 9th में सीखे थे क्वेश्चंस। एंड व्हाट अबाउट टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, दे आर जस्ट लाइक 0.25 या 26.145, तो ये इस तरीके से होते थे, राइट। सो बच्चों अब ये पता लगाना है कि किस केस में आपको मिलेगा टर्मिनेटिंग और किस केस में मिलेगा रिकरिंग, राइट। तो इसके लिए आपको कुछ थ्योरम्स बनाई हैं इन्होंने, तो उसके बिहाफ पे समझाने की कोशिश करिए। मैं आपको फिर बताऊंगा, यहां दो तरीके हैं समझने के इस चैप्टर को। एक तो अपना देसी तरीका, जैसे हम आपको बताते हैं कि बेटा ये चार चीजें पढ़ लो सब समझ में आ जाएगा, और दूसरा क्या है जी, बुक से पढ़ लो और फिर समझ लो। तो उसमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं यू फील प्रॉब्लम कि अरे क्या बोल रहे हैं, क्या थ्योरम लिखी है, बट आई एम हियर टू एक्सप्लेन इट इन अ वेरी इजी एंड कंफर्टेबल वे। देखो बच्चों, ये तुम्हें यहां पे क्यू पे जजमेंट करना है। मैंने तुम्हें बताया क्यू के साथ क्या कंडीशन है, क्यू के जब तुमने फैक्टर्स करे तो वहां पे तुम्हारे पास तीन कंडीशंस होनी चाहिए, 2 रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू द पावर n, पहली चीज। दूसरी चीज 2 रेज़ टू द पावर 0 5 रेज़ टू द पावर n, दूसरी चीज। एंड 2 रेज़ टू द पावर m 5 रेज़ टू द पावर 0, तीसरी चीज। अगर ये तीनों केसेस हैं, अगर बच्चों ये तीनों केसेस हैं आपके पास, तो ये मान के चलो कि आपको हमेशा रैशनल नंबर क्या मिलेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। यू कैन जस्ट चेक एंड जज कि ये यहां पर क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। बोलिए बच्चों, ये बात समझ में आ गई। इसी को अगर हम आर डी शर्मा में पढ़ते हैं, पेज नंबर 1.53 पे थ्योरम दे रखी है, लेट x बी अ रैशनल नंबर whose decimal expansion terminates, then x expressed in the form p upon q where p and q are co-prime, right? P and q are co-primes, and the prime factorization of q is of the form 2 raised to the power m and 5 raised to the power n, where m and n are the non-negative integers। मतलब m और n जो है वो negative नहीं होने चाहिए, it always should be positive, और यहां पर ये हमेशा इस फॉर्म में होने चाहिए। मतलब ये जो बताते हैं ना अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो सिर्फ ये बताते हैं 2 रेज़ टू द पावर m 5 रेज़ टू द पावर n। अब आप कहोगे ये तो कहां से आ गई भाई, ये दो आई नहीं, ये हमने लॉजिक लगाया। क्या लॉजिक लगाया कि अगर 2 की बार 0 कर दूं मैं तो बच्चों क्या हो जाएगा, 1। तो अगर 5 की बार n है, मतलब यहां पर अगर मैंने m की वैल्यू 0 रख दी तो 1 हुआ ना, तो 1 से कोई फर्क तो नहीं पड़ता। 1 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट रिमेन सेम फंडा मैंने यहां पे यूज करा। अगर 5 की बार 0 कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, 1, तो 2 रेज़ टू द पावर m हो जाएगा। तो इन ऑल द 3 केसेस इफ द वैल्यू ऑफ p का जो फैक्टराइजेशन होगा अगर वो इस फॉर्म में होगा, देन यू विल गेट टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है बच्चों, थ्योरम 2 भी दी इन्होंने बोला है कि लेट p अपॉन q बी अ रैशनल नंबर such that the prime factorization of q is of the form this, so in that case the terminating this, the decimal expansion which terminates after k place of decimals where k is the larger of m and n। मतलब इसका कन्वर्स समझ लीजिए एक तरीके से कि अगर इस तरीके से है तो ये क्या होगा, p अपॉन q होगा, दैट मीन्स एक रैशनल नंबर होगा। तो ये आपको इस तरीके से शो करना होगा। सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, एनसीईआरटी के 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, टॉपिक खत्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है बच्चों, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये है, कह रहा है ये बताओ 17 अपॉन 8 गिवन है, और एनसीईआरटी के 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं। 64 अपॉन 455 गिवन है, इसके बाद 29 अपॉन 343 गिवन है। ठीक है, इन तीनों केसेस में ये आपसे कह रहा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग डिविजन्स। मतलब अब आपको इसे डिवाइड नहीं करना ये बताने के लिए कि दैट इट इज दिस इज टर्मिनेटिंग और नॉट। आपको क्या करना है, इसको
8 के फैक्टर्स करके चेक करना है कि दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 2 और 2 रेज़ टू पावर m और 5 रेज़ टू पावर n और नॉट, राइट। तो विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिविजन, पहले ही बोला गया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ non-terminating repeating expansions. Also find the number of places of the decimal after which the decimal expansion terminates. मतलब पूरी मेहनत करवाना चाह रहे हैं आपसे। आपने 8 को चेक करा तो बच्चों 8 तो सिंपली क्या हो गया 17 2 रेज़ टू पावर 3, सही है, सबको पता है बात। 5 रेज़ टू पावर 0 हो गया तो ये तो 100% टर्मिनेट हो जाएगा। आप लिख दोगे यस 2 रेज़ टू पावर 3 इज देयर, सो इट्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक चीज और पूछी इन्होंने, वैसे देखा जाए मैं आपको एक बात बताऊं बच्चों, जो अब प्रेजेंट सिनेरियो हो गया है इस चैप्टर को रिलेटेड कि एमसीक्यूज ज्यादा आ रहे हैं। अभी तक सारे स्कूल्स में एमसीक्यूज हो रहे हैं, राइट, इट्स अ गुड थिंग, एमसीक्यूज होने चाहिए, बट कहीं ना कहीं आप लोगों की सब्जेक्टिव की जो लिखने की कैपेसिटी थी वो बहुत ज्यादा कम होती जा रही है, राइट। आप हमारी कॉपीज में भी इतना गंदा काम कर रहे हो कि आई एम रियली फीलिंग वेरी बैड। आपकी कॉपीज चेक करने का बिल्कुल मन नहीं करता है, बट मजबूरी है क्योंकि हमें इस प्रोसेस को प्रॉपरली फॉलो करना है, तो हम ये सब काम कर रहे हैं। सब्जेक्टिव आप लोग बहुत बुरा लिख रहे हो, कुछ स्टूडेंट्स तो बहुत अच्छा लिखते हैं, मतलब उनकी मैं क्या तारीफ करूं। उनकी कॉपी तो मन करता है कि हर बच्चे को पर्सनली भेज दूं मैं कि बेटा ऐसा लिख सकते हो तो लिखो, नहीं तो ब्लैंक कॉपी भेज दो, वो ज्यादा बेटर है, राइट। बट चलिए कोई बात नहीं, सीखेंगे आप, सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। शायद आपने आज से पहले कभी नहीं सीखा कि प्रेजेंटेशन कितनी मैटर करती है हमेशा बोर्ड्स एग्जामिनेशन में। बोर्ड्स होंगे नहीं होंगे ये तो मुझे भी नहीं मालूम, क्या होगा क्या नहीं होगा, बट क्वालिटी में कभी कमी नहीं आनी चाहिए, इतना मैं जानता हूं, ठीक है। आगे देखिए, तो यहां पर 2 की पावर 3 5 की पावर 0 हुआ, तो हमने ये जज कर लिया कि ये जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है कि आपको ये बताना है कि भाई अगर 17/8 है तो ये बताओ कि यहां पर ये कितने डेसिमल प्लेस से एक्सपेंड हो पाएगा। 1 2 3 4 कुछ भी ऑप्शंस हो सकते हैं। आपने क्या दिमाग लगाना है, मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूं बच्चों, ध्यान से समझ लो। आज जिसने इस चीज को समझ लिया उसको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी भी डिविजन करने में भी। बच्चों मुझे बताओ, अगर ये 2 की पावर 3 है, ओके, अगर ये 2 की पावर 3 है और मुझे से 10 बनाना है तो मुझे से क्या देना पड़ेगा बताओ। If I want to make 2 10, क्या देना पड़ेगा मेरे को इसको, बोलो बोलो। वेरी गुड, आपको इसको क्या देना पड़ेगा 5, और वो भी 5 की पावर 3, क्योंकि ओनली 5 इसके पर्पसफुल नहीं रहेगा, क्योंकि आप 10 बनाना चाहते हो तो 10 तभी बनेगा जब 2 की पावर 3 है तो 5 की पावर 3 होना चाहिए। बट एज पर द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट अगर आप कोई चीज डिनोमिनेटर में दे रहे हो तो न्यूमिनेटर में भी देनी पड़ेगी। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, कोई भी रिजल्ट आए, नीचे क्या हो गया 10 रेज़ टू द पावर 3। समझदार हैं आप, इस बात को जानते हैं, एक्सपोनेंट आपने पढ़ा है कि 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 जब कंबाइन होंगे तो 10 की पावर 3 हो जाएंगे, और 10 की पावर 3 होने का मतलब साफ साफ ये है कि ये 1000 हो जाएगा, और 1000 होने के बाद जो भी इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो 3 प्लेसेस तक होगा। बोलिए बच्चों, किसी को कोई डाउट है इस टॉपिक में? 10 की पावर 3 होने का क्लियरली मीनिंग यही है कि यहां पर ये क्या होगा, 3rd प्लेस तक जो है वो होगा। तो आप आंसर में क्या टिक कर देंगे, 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 64/455। कुछ बच्चों ने 455 के फैक्टर्स कर लिए होंगे। 64 से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ 455 से मतलब है, और 455 में आएगा 5 × 7 × 13। मेरे बच्चों यहां पर 7 भी आ गया, 13 भी आ गया, 5 भी आ गया। 5 तो चलो काम का है, पर ये दोनों तो काम के नहीं है, 17 और 13। तो मान के चलो कि अगर कोई भी चीज एक्स्ट्रा आ गई 2 5 या फिर ओनली 2 या ओनली 5 के अलावा, सो इन ऑल सच केसेस क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। आप लिख देंगे दिस इज नॉट एट ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल। एनी डाउट? देन नेक्स्ट इज 29/3 रेज़ टू पावर 5। अब बच्चों देखो 3 रेज़ टू पावर 5 हो गया, तो क्या 3 रेज़ टू 5 अलाउड है? मैंने अभी आपको बोला था कि हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए बच्चों, बोलो बच्चों, हमें सिर्फ क्या चाहिए है बेटा? यस, वी नीड 2 and 5। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं बच्चों, इट्स ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। 15/1600 दिया, ठीक है, अब कह रहे हैं इसमें चेक करो।
अब देखो पहले तो इन्होंने दिमाग ये चला लिया कि 15/1600 दे दिया, मतलब लोएस्ट नहीं दिया। जब आप इसे लोएस्ट करोगे तो रिजल्ट आएगा 3/320। चलो जी ये भी हो गया। अब 3/320 के बाद क्या होगा, देखो जरा ध्यान से। तुमने इसके फैक्टर्स करे तो बच्चों आ रहे हैं 2 की पावर 6 इंटू 5, 3 एज इट इज 2 की पावर 6 इंटू 5। अब जरा ध्यान से देखो, अभी मैंने आपसे इस क्वेश्चन में पूछा था 2 की पावर 3 था, तो आपने 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था, ये 10 बन गया था और ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक आ गया था। मुझे जल्दी से बता दो कि ये कितने डेसिमल प्लेसेस तक आएगा। यहां एक 5 पहले से प्रेजेंट है, जल्दी आंसर बताओ। ऑप्शंस 2 हैं, ए बी ऑप्शंस हैं, एक है 6 और एक है 5 और एक है 4। चलो 4 भी दे दे रहा हूं, एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है ये भी। बताइए इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन होगा, बोलो बच्चों। कुछ बच्चे 6 कह रहे हैं, कुछ 5 कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, बताओ 5 वाले कितने बच्चे हैं, कितने बच्चों को ये लग रहा है यहां पे कि इसका आंसर 5 होना चाहिए। क्योंकि रीजन है ना उसके पीछे क्यों होना चाहिए, क्योंकि एक 5 पहले से प्रेजेंट है, तो फिर 5 5 5 जब आप इसे 5 टाइम 5 इसे दे दोगे तो ये 6 नहीं बन जाएगा, तो काम तो 5 से भी चल सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डेसिमल कितने होंगे 5। अब बताइए इस बात के लिए कितने बच्चे एग्री हैं, है कोई इस थ्योरी पे कोई बच्चा एग्री कर रहा है या नहीं, जल्दी बताओ बेटा, टाइम कम बचा है हमारे पास। समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, फिर से समझा देंगे। देखो बेटा मैंने आपसे बोला कि यहां पर ध्यान से सुनो, यहां पर 2 की पावर 6 है, 5 की पावर 1 है। मैंने आपसे सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा, देखो ये तो चीज हो गई कि 2 की पावर 6 है और 5 की पावर 1 है, तो इट मींस कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है। जो हमारा लॉ था, थ्योरम थी, उसको तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब आगे की बात ये है कि ये डेसिमल कितने देगा, 5 देगा, 6 देगा, 4 देगा, ये पूछना चाह रहे हैं हम आपसे। अब उसमें कुछ स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं 6, ठीक है, और कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं 5। बोलो 5 वाले है कोई या नहीं है, या सब 6 वाले हैं या 4 वाले हैं, कोई भी 5 हो सकता है। अब देखो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है 6, 5 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं आपको यह समझाना चाहता हूं। देखिए एक धोखा यहां हो सकता है, क्योंकि अभी आपने ये लॉजिक समझा कि यहां 3 है तो ये 3 आ गया तो 3 हो गया, मतलब आपके माइंड में एक चीज ये बैठ जाती है ना कि ये 3 आया यहां पर 5 की बार 3, तो लॉजिक ये बना लिया आपने कि ये 3 प्लेसेस तक होगा। तो यहां पर अगर मैं 5 की बार 5 दे रहा हूं तो 5 हो जाएगा, पर लॉजिक वो गलत है आपका। आप जब इसे ध्यान से देखो, आप जब इसे 5 की पावर 5 दे रहे हो, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो न्यूमरेटर से तो मेरे को कोई मतलब नहीं है, वो तो एज इट इज मैं कॉपी कर दूंगा। नीचे देखो आप, ये हो जाएगा 2 की पावर 6 और 5 की पावर 6, ठीक है। 5 1 + 5 6 पास ऐड होती हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 5⁵ और नीचे क्या बन गया 10⁵ तो बच्चों जो 10 के ऊपर पार आएगी ना, वही हमेशा यहां पर क्या होगी, डेसिमल प्लेस। देखिए एमसीक्यू में यही प्रॉब्लम है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं और टाइम लिमिट कम होती है, तो हमसे इस टाइप की सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, लॉजिक बेस्ड मिस्टेक्स हो जाती हैं। सो मेरी कोशिश ये रहेगी कि जहां जहां पर कुछ भी एमसीक्यू से रिलेटेड बन सकता है, मैं आपको बताता रहूंगा बीच बीच में कि बेटा यहां पर ये एमसीक्यू से रिलेटेड हो सकता है। जहां थ्योरी है वहां तो कुछ नहीं कर सकते हम, थ्योरी तो थ्योरी है, क्वेश्चन आ गया, आपने सॉल्व करा, आंसर आपको मैच कराना है। इज इट ओके, एनी अदर डाउट? बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है टॉपिक? इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक, ये तो बहुत इजी टॉपिक है और मेरे ख्याल से आज की क्लास में सारी बातें समझ में आ भी रही होंगी आप लोगों को अच्छे से। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो बाउंस करेगा, क्योंकि यही प्लानिंग है मेरी कि आपको धीरे धीरे करके सारी चीजें वो समझाऊंगा जो आपको समझ में आएंगी एक बार में, पहली बार में, और एंड तक आते आते तो आप ये एक्सेप्ट कर चुके होंगे कि इस चैप्टर में कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है, तो वी हैव टू डू इट, दैट्स इट, ठीक है। एक बात और बताना चाहता हूं, अभी थोड़ा सा टाइम है इस चैप्टर के बाद, अब हम थोड़ा सा टर्न करना चाहते हैं ज्योमेट्री को टूवर्ड्स, मैथमेटिक्स को टूवर्ड्स ज्योमेट्री, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं, 9th के बाद आपने अभी तक ज्योमेट्री को टच भी नहीं करा है, बहुत सारी चीजें आप भूल चुके होंगे, पैरेलल लाइंस, लाइंस एंड एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, कॉन्ग्रेंसी, वो सारी चीजें वापस आने वाली हैं बहुत ही जल्दी। आई थिंक नेक्स्ट वीक वी विल डेफिनेटली स्टार्ट ट्राइंगल्स। हमारा टारगेट है कि बाय द एंड ऑफ अगस्त वी विल कंप्लीट ट्राइंगल्स ऑल्सो, तो हमारा एक जो 50% सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट इन द मंथ ऑफ सितंबर, सारे बच्चे ध्यान से सुन लें,
जितने नए हैं, पुराने हैं, जिनको चैप्टर्स में प्रॉब्लम आ रही है, जिनको वीडियोस नहीं समझ में आ रही हैं, उन सबके लिए गुड न्यूज ये है दैट इन द मंथ ऑफ सितंबर वी आर गोइंग टू रिवाइज ऑल द चैप्टर्स। जितने भी चैप्टर्स हमने अभी आपको पढ़ाए हैं रिसेंटली, राइट, स्पेशली इन अप्रैल, मई, जून, तो वो सारे चैप्टर्स वी आर गोइंग टू रिवाइज इन सितंबर आफ्टर कंप्लीटिंग ट्रायंगल्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलिए बच्चों। एक छोटी सी चीज और करना चाहते हैं हम यहां पे, कहता है व्हाट कैन यू से, ध्यान से सुनिएगा मेरा क्वेश्चन, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशंस ऑफ द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग रैशनल्स। मैंने आपको यहां पे दिया 3, 4.1, 2, 3, 4, 5, स्टॉप हो गया यहां पे। तो आप इसके डिनोमिनेटर के, क्वेश्चन में कह रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग रैशनल। मैंने आपसे कहा था कि कन्वर्स ऑफ थ्योरम है, तो उसमें आपने देखा कि भाई ये स्टॉप हो रहा है, तो इसके 100% जो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स होंगे वो 2m और 5n की फॉर्म में होंगे। बस इतना सा आंसर आपने लिखना है। एक और क्वेश्चन दिया गया है 34.1234 के ऊपर बार दे दिया इन्होंने, और बच्चों बार के आते ही ये टर्मिनेटिंग नहीं रहेगा, इट कन्वर्ट्स इनटू रिपीटिंग और रिकरिंग। सो इन दिस केस डिनोमिनेटर हैज फैक्टर्स अदर देन 2 और 5। तो आंसर क्या लिखेंगे? द फैक्टर्स आर अदर देन, ठीक है, क्या लिखेंगे आप यहां पे? अदर देन 2 और 5। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी अच्छे से। किसी को कोई डाउट? बोलिए बच्चों। सो इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक, आई थिंक कि ये तो सबको समझ में आ ही गया होगा। एक आप भी ट्राई कर सकते हो, चेक दिस आउट। 987/1050। थोड़ा बड़ा देता हूं मैं आप लोगों को, क्योंकि क्वेश्चन में ज्यादा दम नहीं है, तो जरा क्वेश्चन बड़ा कर देते हैं, दम बन जाएगा उसमें। अब आप ये मुझे बताइए कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। देखिए 2 0 भी आ रहे हैं, 1050 भी है, बताइए जल्दी से। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। और मेरे को यह भी बताना बाद में कि कितने डेसिमल प्लेस तक हो जाएगा ये टर्मिनेट, जल्दी से जल्दी बताइए बच्चों। कल की क्लास में वी आर गोइंग टू कंप्लीट, स्टार्ट एंड कंप्लीट इरेशनल नंबर टॉपिक, राइट। कल का हमारा टारगेट ये है कि कल हमें हर हालत में नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका थर्ड लास्ट जो पार्ट है, सॉरी सेकंड लास्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट करा देंगे इरेशनैलिटी ऑफ द नंबर्स की। उनकी जो प्रूविंग है वो वाला पोर्शन हम आपका पूरा कंप्लीट करा देंगे नेक्स्ट क्लास में, राइट। एंड आई बिलीव दिस इन दिस वीक वी विल डेफिनेटली कंप्लीट दिस चैप्टर। सो बच्चों बताया नहीं आप लोगों ने क्या होगा यहां पे? इज दिस टर्मिनेटिंग और नॉट? इट्स नॉन टर्मिनेटिंग, आर यू श्योर? अब देखो इतना छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा टॉपिक है, फिर भी आंसर्स मैच नहीं हो रहे हैं। बताओ आप कैसे काम चलेगा बेटा? आपकी ये बेसिक चीजें हैं बच्चों। टॉपिक की ग्रेविटी उसके बेसिक स्ट्रॉन्ग होने से होती है हमेशा। आप मुझे बताओ कि 10500 के आप फैक्टर्स नहीं कर पा रहे हो, इट्स रियली वेरी डिफरेंट, राइट। अगर आप सिर्फ 105 को भी कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या आना चाहिए यहां पे। बताइए क्या आंसर होगा? इज इट टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग? कुछ कह रहे हैं टर्मिनेटिंग, कुछ कह रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब मैं किसकी बात मानूं, मुझे बताओ। बोलिए बच्चों। टर्मिनेटिंग होगा। द करेक्ट आंसर इज टर्मिनेटिंग। बिल्कुल ठीक आंसर दिया आप लोगों ने बच्चों, टर्मिनेटिंग। मैं ये चाहता हूं कि आप सारे स्टूडेंट्स इसके फैक्टर्स डिनोमिनेटर के फाइंड आउट करें और इस तरीके से एलसीएम लेके फाइंड आउट करें। अपने बचपन के दिन याद करें कि जब आप इस तरीके से एलसीएम लेते थे तो यहां पर क्या आ रहा है रिजल्ट, ठीक है। तो वो जो भी रिजल्ट्स यहां पर आएंगे वो सारे रिजल्ट्स आप कलेक्ट करोगे, कलेक्ट करके यहां पर उनको पावर्स के साथ मैनेज करोगे और ये चेक करोगे कि आइदर दे आर इन अ फॉर्म ऑफ 2m एंड 5n और नॉट। अगर वो 2m और 5n की फॉर्म में है सो डेफिनेटली
दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग, चाहे कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो। और अगर नहीं है, कोई भी एक नंबर और आ रहा है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि 2 की पावर समथिंग, 5 की पावर समथिंग इनटू समथिंग, मतलब 7, 4, 10, 13, तो इन ऑल सच केसेस ये नॉन टर्मिनेटिंग बन जाता है। पर यहां पर आप इसको चेक करके इजिली इस चीज का पता लगा सकते हो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको पूरा इंट्रोडक्शन बता दिया है इस चैप्टर का, और इसके साथ साथ ये भी बता दिया है कि इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है और क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत ज्यादा चैप्टर का वेटेज बहुत कम है, तो आप इस चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा लोड नहीं लेंगे, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे। जैसे जैसे मैं आपको कराते जा रहा हूं, चाहे पीछे से कराऊं चाहे आगे से कराऊं, टॉपिक आपके सारे हो जाएंगे, बट यू विल डेफिनेटली फील लाइट, राइट। आपको बिल्कुल भी बर्डन नहीं फील होने दूंगा इस चैप्टर में, मार्क माय वर्ड्स। ओके बच्चों, हैव अ गुड टाइम, गॉड ब्लेस यू। घर पे रहिए, आराम करिए और हमसे ऑनलाइन पढ़ते रहिए और हमारा प्रचार भी करते रहिए, जिससे और बच्चे हमसे कनेक्टेड हों। हम बहुत चाहते हैं कि हमारा स्ट्रेंथ जो है 100+ हो जाए एक दिन विद इन दिस सेशन, तो वो आप लोगों के एफर्ट से ही पॉसिबल है। वी आर डूइंग एफर्ट्स हियर, पर अगर आप इस चीज को आगे सर्कुलेट करते हो तो डेफिनेटली उसके रिस्पॉन्स हमें मिलते हैं, व्यूज मिलते हैं, कमेंट्स मिलते हैं, और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें अपने बारे में हमें पता चलती हैं जो हम यहाँ पर कर रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है बच्चों, गुड बाय, बाय बाय।